हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मूल विधि। मूल विधि में मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी अधिनियम एवं साइबर अपराध। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है। टोटल 70 क्वेश्चन है जिनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। पहले पार्ट में लगभग 17 क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब किया हूँ। एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, डीपली समझाया हुआ हूँ। ये सबसे मोस्ट एग्ज़ाम जो है हमारा आने वाला यूपीएसआई, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए या फिर पार्ट सेकंड देखने के लिए आगे के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। कुछ भी त्रुटि या कुछ भी आपको सुझाव देना है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखी डेटा सामग्री, लाग पुस्तिका, परिपत्र, फाइनल टिप्पण। तो कौन सा नहीं आता है? ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो फाइनल टिप्पण जो होता है वो नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। तीनों आते हैं किसमें? सूचना की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी हुई डेटा होगी तो वो भी माना जाएगा, लाग पुस्तिका होगी वो भी, और परिपत्र होगा वो भी, बट फाइनल टिप्पण नहीं आता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत फाइल टिप्पण नहीं आता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा सामग्री, लाग पुस्तिका तथा परिपत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? सूचना के प्रकटीकरण से छूट किसे होगी? विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, उसे छूट होगी। या फिर सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उसे छूट होगी। या फिर सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा, उसे छूट प्राप्त होगी। ठीक है, तो या फिर उपयुक्त सभी। तो इन तीनों को छूट प्राप्त होगी किससे? सूचना के प्रकटीकरण से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तीनों ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जो भारत सरकार की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, तथा सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा, मतलब उसको खतरा होने वाला है तो उसके पहले उसको सूचना मिल जाए, आदि सभी सूचना को प्रकटीकरण से छूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डैश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? वो संबंधित विभाग के मंत्री से, राष्ट्रपति से, लोक प्राधिकरण से, अदालत से। तो विभाग के मंत्री पास तो तुरंत जाएगा नहीं, राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं, अदालत में तुरंत जाएगा नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोक प्राधिकरण के पास में। ठीक है, लोक प्राधिकरण मतलब वहाँ पे जो काम करने वाला आदमी है उसके पास में। तो ये ऑप्शन से क्वेश्चन सही हो रहा। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन सारे ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 100% सही होगा। ये किस में आया हुआ है? यूपीएसआई में आया हुआ है और ये यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, अनुरोध कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जान लेगा, कुछ कर लेगा, सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा तभी वो जानकारी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? बौद्धिक संपदा की जानकारी या फिर विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, कि किसी के बारे में जो आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता वो क्या है?
बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी या फिर विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना, तो केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो ए और बी दो के दोनों के बारे में जानकारी साझा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी तथा विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना को साझा नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? सभी नागरिकों को, शहरी नागरिकों को, सरकारी कर्मचारियों को, ग्रामीण नागरिकों को। तो सूचना का अधिकार किसे प्राप्त होगा? सभी नागरिकों को होगा। किसको होगा? सभी नागरिकों को होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3, किस धारा के अंतर्गत? धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्व को डैश में वर्णित किया गया है। किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 6A, धारा 5, धारा 3, धारा 4(1). तो किसमें? धारा 4(1) में वर्णित किया गया है। यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आरटीआई किस के तहत? लोक प्राधिकारियों, मतलब जो सरकारी सेवक हैं, ठीक है, के दायित्वों को कहाँ वर्णित किया गया है? इनके दायित्वों को वर्णित किया गया है धारा 4(1) में। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों की धारा 4(1) में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? P मतलब प्रधानमंत्री, Q लोकसभा में विपक्ष के नेता, R भारत के मुख्य न्यायाधीश, S भारत के राष्ट्रपति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की जब नियुक्ति होगी तो उसमें कौन कौन उस समिति में कौन कौन हिस्सा ले सकता है? तो उसमें प्रधानमंत्री ले सकता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता ले सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश ले सकते हैं, या भारत के राष्ट्रपति। तो कौन कौन ले सकता है? उनको ले सकते हैं कौन कौन? प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। जब केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति होगी तो उसमें दो लोग आएंगे, प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि ये चुने हुए पार्टी के हेड हैं। ठीक है, और विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होगा, जैसे अभी के टाइम पे क्या है? मनमोहन सिंह क्या है? मनमोहन सिंह है विपक्ष के नेता। ठीक है, कांग्रेस के हेड हैं ये। ठीक, इस टाइम पे अभी विपक्ष के नेता बैठते हैं ये। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है ये। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग में से एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। कौन? एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। भारत का राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में के आधार पे कौन नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस समिति में प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का एक मंत्री शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत के 9वें मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव हैं। कौन है? सुधीर भार्गव। ये किसरे नंबर पे हैं? 9वें। ठीक है, ये करंट क्वेश्चन हो सकता है आपका और ये पूछा जा सकता है, वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त कौन है? तो वो कौन है? सुधीर भार्गव हैं। ठीक,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है तो वहाँ पे कौन कौन होगा, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति में कौन कौन, समिति में जो समिति बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे बनेगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है। और इस सिफारिश के आधार पे होगी किसकी नियुक्ति, सूचना आयुक्त की। इसमें इस समिति में कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का एक मंत्री, ठीक है, 3 लोग होंगे। और सूचना आयुक्त कितने होते हैं, सूचना आयुक्त 10 होते हैं। एक सूचना आयुक्त मुख्य होता है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, मतलब टोटल 11 मेंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जा रहा है आपका, इसे ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने के लगभग 99% चांस है। और सूचना आयुक्त से तो मुख्यतः एक क्वेश्चन बनने का चांस है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है। ऑप्शन ए है ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करे, 6 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो उस मुख्य सूचना आयुक्त की जो अवधि होती है वो कितना होती है, ऐसी अवधि जो केंद्र सरकार क्या करे, निर्धारित करे। ये इसकी नियुक्ति किसके सिफारिश पे होगी, प्रधानमंत्री के द्वारा गठित समिति के आधार पे। कौन करेगा इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है, विपक्ष के जो नेता हेड होंगे, प्लस में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त संघ का एक मंत्री होगा, ठीक है, संघ का मंत्री होगा, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो यूपीएसआई की मुख्यतः तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और मैं यूपीएसआई के लिए उत्तर प्रदेश जीके प्लस में हिंदी, ये 2 सीरीज़ और करा रहा हूँ, इनके इम्पोर्टेंस के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 13, किस धारा, धारा 13 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाए अपना पद धारण करेगा, किंतु 65 वर्ष से अधिक के लिए नहीं। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित। कब, संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अब आइए इसमें मैं पूछता हूँ, सूचना आयुक्त का जो वो है क्या कहते हैं नियुक्ति, वो नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है। तो वो सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो धारा 12 के अंतर्गत होती है, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा मतलब जो नियुक्ति होने के बाद में जो उम्र होती है वो कब तक होती है, कितने साल की होनी चाहिए, तो उसका जो धारा है निश्चित है वो कब है, धारा 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में निम्न में से कौन सा से शामिल हैं। दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सामग्री को प्रमाणित नमूना को लेने का अधिकार, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो, कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें क्या होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार किससे लिए जा सकते हैं, दस्तावेज और रिकॉर्ड के द्वारा लिए जा सकते हैं, सही है। सामग्री को प्रमाणित नमूने के आधार पर, ये भी सही है। प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो, कैसेट आदि, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन सी इज़ द राइट, ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन बनता है आपका, यूपीएसआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमेशा ऑप्शन पढ़ के ही किए जा सकते हैं, ठीक। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत आयोग को किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। अर्थात दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सामग्री को प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार तथा प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो, कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको प्रूफ पेश करने की ज़रूरत होगी तो उसमें क्या क्या हो सकता है, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो, कैसेट आदि, ठीक है, या फिर दस्तावेजों का रिकॉर्ड का निरीक्षण करना,
ठीक, या सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीली प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करे? वो कौन सी धारा है जिसके तहत कोई भी सरकार, वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वह क्या कर सकती है? सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करे। तो कौन सी धारा? धारा 3, धारा 8, धारा 7, 17, धारा 18। तो धारा 18 के अंतर्गत में क्या करेगा? सूचना अधिकार की अधिनियम धारा 18 के तहत केंद्र सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। इसको कब अधिनियमित किया गया, इस डेट को आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कब पारित किया गया? 15 जून 2005 को, ठीक है, अधिनियमित किया गया। और 12 अक्टूबर 2005 को, कब? 15 जून को अधिनियमित किया गया और लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ में लागू कर दिया गया। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को किस दिन लागू किया गया? तो वो है 12 अक्टूबर 2005। और किस दिन अधिनियमित किया गया? तो वो कौन सा है? 15 जून 2005। ठीक है, तो 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया संपूर्ण धाराओं के साथ में। ठीक, आइए अब क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य धारा 18 में वर्णित है। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य धारा 18 में वर्णित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करें। समझ में आ गया? तो अभी मैं आपसे लास्ट में कमेंट में पूछूंगा इस क्वेश्चन को कि सूचना अधिकार जो है हमारा, सूचना का अधिकार, उसे किस धारा के किस दिन लागू किया गया? किस दिन लागू किया गया? किस दिन अधिनियमित किया गया? ये नहीं पूछ रहा हूँ, किस दिन लागू किया गया, इसे आप कमेंट में करके बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सूचना का अधिकार भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, अब ये पूछा है इंडियन पॉलिटी में ये कहाँ प्लेस है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में आता है सूचना का अधिकार। किसके अंतर्गत में? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में आता है सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार बताता है कौन सा? अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 के अंडर में क्या आता है? सूचना का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है? आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है या फिर 60 दिन के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन दे रहा है कि आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी को के निर्णय प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील कर सकता है या फिर 60 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो 60 दिन नहीं, ये 30 दिन वाला सही है। तो ऑप्शन पी इज द राइट, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार यदि आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय की
तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है। कब? 30 दिन के अंदर में पहली अपील दर्ज करा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें कौन सा वक्तव्य सही है? सही है। ये लास्ट वाले सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ये ही कंफ्यूजन देते हैं। ठीक, अब आइए पहला ऑप्शन जो दिया है वो पढ़ते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। कब? सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में क्या है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सेकंड, सूचना पाने के पीछे का कारण है सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सूचना पाने के लिए क्या कारण है, क्या कारण है, ये सूचना प्रार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें दोनों ऑप्शन सही है। सूचना प्राप्त करने के लिए आप सादे कागज पे एप्लीकेशन दे सकते हो, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, सूचना पाने के लिए क्या कारण है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है, ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, आगे जो भी क्वेश्चन है वो और इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। तो चैप्टर को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। भारतीय संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी है। क्या है 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी? ये क्वेश्चन मैं अभी आपसे ऊपर पूछा हुआ था, कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला था। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ जो 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावित है। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र में जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ आवेदन करेगा। मतलब जैसे अब केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, इस लैंग्वेज और जो राजभाषा है वहाँ की, उस राजभाषा में फीस के साथ आवेदन करेगा। ठीक है, इसको आवेदन करने के लिए जो चार्ज रखा गया है उसके साथ में आवेदन करेगा। ठीक, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो संपर्क करने के लिए आवश्यक हों देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। मतलब जब आप किसी से बोलोगे कि आपको ये पोस्ट, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक लेटर बॉक्स लेते हो, ठीक है, अपना पत्र लिखते हो, पत्र भेजते हो किसी को। ठीक है, तो जब पत्र भेजते हो तो आपको पोस्ट ऑफिस वाले ये नहीं पूछते कि इसमें जा क्या रहा है, इसमें आप क्या भेज रहे हैं। बस वो लेते हैं, उनका जो चार्ज होता है उस चार्ज को लेते हैं, प्लस में आपसे आपका एड्रेस प्रूफ पूछते हैं जहाँ पे आपको पहुँचाना है ये। ठीक है, आपका संपर्क सूत्र, टेलीफोन हो गया या फिर मोबाइल नंबर, वो पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि इसमें क्या है, क्यों मांग रहे हो, क्या करोगे इसका। ठीक, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार 2013 में नीचे दिया गया कौन सा अहम संशोधन किया गया? 2013 में जो संशोधन किया गया उनमें कौन सा संशोधन किया गया? फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे बाहर रखा गया। सेकंड, राजनैतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। तो ये फाइल टिप्पणियों को अभी तक भी बाहर रखा गया है और ये 2005 से ही है। ठीक है, 2005 से ही है ये, 2013 में संशोधन हुआ ही नहीं। 2013 में जो संशोधन हुआ वो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ए बी नहीं, ए तो गलती से भी नहीं, ए बी दोनों नहीं, सिर्फ बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन कहता है, डिस्क्रिप्शन में है, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। ठीक है, राजनीतिक दलों को, ये नहीं है कि आम जनता को, ये राजनीतिक दलों को बाहर रखा गया है।
यह संशोधन सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2013 में किया गया। ठीक है, तो आम नागरिक जो है वो सूचना पा सकता है, सूचना प्रार्थी हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं ये इसके अंदर में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये किसको प्राप्त है? कि केंद्र सरकार को प्राप्त है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को निपटने की, मतलब इसमें जो संशोधन करा जा सकता है वो कौन कर सकता है? वो केंद्र सरकार कर सकता है। ना प्रधानमंत्री करेंगे, ना राष्ट्रपति, ना सर्वोच्च न्यायालय। वो कौन करेगा? संसद में बजट पेश होगा और वहाँ से केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 30 के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। कैसे प्राप्त है? संसद में बजट पेश करो, संसद में बिल पेश करो, बजट नहीं, बिल पेश करो और लोकसभा राज्यसभा से इसे पारित करो। ठीक, बिल का संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है संपूर्ण भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये 2005 अभी तक कब तक लागू नहीं होता था? 2019 तक। 2019 तक नहीं लागू होता था। कहाँ? जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त। लेकिन अब 2019 के बाद से ये पूरे भारत पे लागू हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए इसका डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर लागू होता था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि धारा 305, धारा 305 नहीं, 370, ठीक है, धारा 370 कब हटी है? कब हटी है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? वो कौन सी सूचना होगी जो सूचनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? कौन सी सूचना होगी? कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं है, सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायत के व्यय का विवरण दोनों। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए बी दोनों होगा। सूचना अधिकारी से मांगा जा सकता है। कौन सी लोक सूचना अधिकारी से? कोई भी मांग सकता है। क्या? कॉलेज का पाठ्यक्रम विद्यालय अनुदान के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है या नहीं, या फिर संसद विधायक निधि का इस्तेमाल, ग्राम पंचायत का विवरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द दोनों राइट हैं। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है? इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से कोई कॉलेज या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, या सांसद या विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण सूचना मांगी जा सकती है। तो कथन दोनों सही है। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ 17 क्वेश्चन। अभी मैं इस 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, और ये यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।